हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर जो है रासायनिक बलगत। इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। याद रखेंगे, इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही कहूंगा कि वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। एक एक टॉपिक को समझते हुए सीखते हुए आगे बढ़ना है। और खासकर मैं कहूंगा जो स्टूडेंट कमजोर हैं वो खासकर इस वीडियो को देखें, क्योंकि ओनली इंपॉर्टेंट ही बताया जा रहा है जो आप पढ़ के अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। समय है दोस्त, समय का सही इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला यहाँ पे मैं बता दूं, क्लास 12th केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, रासायनिक बलगत की टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चूज करूंगा, थोड़ा सा टाइमिंग लग सकता है बट कोई नहीं जी। ठीक है, एक कलर में ये ले लेता हूँ, एक वाइट ले लेता हूँ। चलिए, सबसे पहला हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि अभिक्रिया RCOOAG अब Br2 इक्वल टू क्या लिखा गया, RBr AgBr प्लस CO2 को कहते हैं। अब ये एक रिएक्शन हमें जो दिखाई दे रहा है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, HBAZ अभिक्रिया कहते हैं, या हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं, या हाफमैन अभिक्रिया कहते हैं, या कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब आप पढ़िएगा, जब आप अभिक्रिया, हमने लगभग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब हमने अभिक्रियाओं को कराया हुआ है। तो जब आप पढ़ेंगे ना 15 में, तो उसमें हमने आपको बताया है कि जो हुन्स-डीकर अभिक्रिया में यही ना हमने बताया था जी, ये वाली रिएक्शन हमने बताया था, ठीक है ना। तो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो स्क्रीनशॉट आप लेते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर है, दर मतलब होता है वेग। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ घटता है, या समय के साथ घटता या बढ़ सकता है, या समय के साथ स्थिर रहता है। तो याद रखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो दर होता है ना, वो समय के साथ क्या होता है, घटता जाता है। क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है ना। तो समय के साथ क्या होता है, घटता जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान, यहाँ पे गुणक लिखा गया है, गुणांक होना चाहिए, ठीक है ना। तो ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच में रहता है। तो यहाँ पे हमसे यही कहा जी कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किनके बीच में होता है। तो याद रखेंगे, जब भी ताप गुणांक का मान होना तो 2 से 3 के बीच में होता है, 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पे हमारा पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन, ठीक है ना। ये सब आप याद रखिएगा। अगला आता है आर्हेनियस समीकरण। बताइए, आर्हेनियस समीकरण हमने बताया था ना, वो क्या बताया था जी, हमने बताया था K = AE, इसके पावर में हमने बताया था EA/RT, ये माइनस में, यही तो हमने बताया था, ठीक है। संकीर्णन ऊर्जा भी पढ़ेंगे, उसमें भी हमने यही फॉर्मूला बताया था, यही आर्हेनियस समीकरण है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं K = AE माइनस, ये पावर में है माइनस EA/RT। तो ये वाला ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जहां पर ये K क्या है, K है वेग स्थिरांक, यहाँ पे A क्या है, A है आर्हेनियस, हम कह सकते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कि एक नियतांक है। यहाँ पे EA क्या है, संकीर्णन ऊर्जा है, R क्या है, गैस नियतांक है, T क्या है, ताप है, या परम ताप भी हम कह सकते हैं। यही तो सब है, ठीक है। और जहाँ E का मान क्या आता है, E का मान 217 आता है, 2.17 ऐसे कुछ आता है, ठीक है ना, याद रखेंगे।
अगला आता है अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने वाले आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या संकीर्णन ऊर्जा या गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए जो अभिकारक अणु हैं, अभिकारक अणु, इनको किस में परिवर्तित करना है? उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा होता है। वो कौन सा ऊर्जा होता है जी? तो वो संकीर्णन ऊर्जा होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि किसी कोटि मतलब किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। तो याद रखेंगे किस कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग होता है और वेग स्थिरांक होता है, वेग मतलब r होता है और वेग स्थिरांक जो k होता है, इनका मान क्या होता है? समान होता है, इक्वल होता है। तो याद रखेंगे शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है ना, यही एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक का मान इक्वल होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है एक शून्य कोटि की अभिक्रिया a + b = c की दर है। दर मतलब वेग है। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, एक शून्य कोटि की एक अभिक्रिया है, तो इसका वेग क्या होगा? तो वेग क्या होता है जी? दो हमने वेग r = क्या बताया था? r = k। और जो अभिकारकों की सांद्रताओं के, अभिकारक कौन है? एक a है और एक b है। अभिकारकों की सांद्रताओं के, ये अभिकारक a और b हैं। तो अभिकारकों की, इसको कोष्ठ में बंद किए हैं तो इसको सांद्रता कहेंगे। तो अभिकारकों की सांद्रताओं के शून्य घात पर निर्भर करती है। तो ये शून्य घात, शून्य कोटि की अभिक्रिया शून्य घात पर निर्भर करती है। तो यही अभिक्रिया का, ये आपका पहला शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ये आपका वेग का फॉर्मूला हो जाएगा। वेग कहें या दर कहें, दोनों बात एक ही है। तो दर = k, a के सक्रिय द्रव्यमान के घात 0 और b के सक्रिय द्रव्यमान के घात 0। ठीक है ना। अगला हमारा आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यहाँ पे याद रखेंगे T½ = a। जो T½ होता है वो a के समानुपाती होता है, ये आप याद रखेंगे। अगला आता है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है। कोई भी वस्तु है तो उसकी प्रतिक्रिया मतलब क्रिया करने की जो दर है, अभिक्रिया यहाँ पे क्या है? प्रतिक्रिया है। तो किसी वस्तु द्वारा क्रिया करने की जो दर होती है वो निर्भर करती है परमाणु भार के, समतुल्य भार के, अणु भार के या सक्रिय भार के। तो याद रखेंगे कि कोई भी वस्तु है उसकी क्रिया करने की जो दर होती है ना, वो सक्रिय भार के क्या होती है? सक्रिय भार पर निर्भर करती है। सक्रिय भार पर निर्भर करती है जी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दूसरे क्रम की अभिक्रियाओं में k की इकाई है। k मतलब क्या है जी? वेग स्थिरांक। तो दूसरे क्रम में के अभिक्रिया, दूसरे क्रम की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है? तो यहाँ पे वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, यही तो होता है दूसरे क्रम की अभिक्रियाओं के लिए। अगला आता है अभिक्रिया A = B के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अरे भैया, वेग का हमने क्या फॉर्मूला बताया था? R = dA/dt, यही तो हमने बताया था ना। ठीक है, यही तो हमने बताया था कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा जी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है -dA/dt, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। इकाई मतलब मात्रक होता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है ना, वो क्या होता है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स होता है। क्या होता है जी? मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स होता है वेग स्थिरांक का मात्रक। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का मान होता है। अर्धायुकाल, T½ मतलब अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल का मान होता है वो T½ = क्या होता है? 0.693 बाई क्या होता है? K होता है।
यही ना हमने बताया था जी, यही ना हमने बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन आपका दूसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर। कोई भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो उसका जो वेग है, दर है, वो निश्चित होता है, समय के साथ घटता है, समय के साथ बढ़ता है, या कभी घटता है कभी बढ़ता है। याद रखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया है या अदर कोई भी अभिक्रिया हो, उसका जो दर होता है ना वो समय के साथ घटता रहता है। क्या होता है? घटता रहता है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है 15 नंबर, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ढाल का मान खींचा जाता है। जो ढाल का मान है ना वो खींचा जाता है किसमें? ताप व दाब के मध्य में खींचा जाता है, या दाब एवं सांद्रता के मध्य, या ताप और 1/T के मध्य खींचा जाता है, या ताप एवं √P के मध्य खींचा जाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो ढाल है ना वो ताप और 1/T के मध्य खींचा जाता है, ये आप याद रखिएगा। अगला आता है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता। मतलब कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। किस पर? तो इतनी बात हम जानते हैं कि जो वेग स्थिरांक जो k है ना वो ताप पर निर्भर करता है, तो ये तो आपका नहीं होगा। दाब पर भी निर्भर करता है, ये नहीं होगा। और संकीर्ण ऊर्जा पर भी निर्भर करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब अभिक्रिया की जो सांद्रता है ना इस पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो अभिक्रिया का कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो k है ना वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अगला आता है रासायनिक अभिक्रिया H2, जो H2 क्या है? गैसीय अवस्था में है, और 2I जो है वो भी गैसीय अवस्था में है, इक्वल टू 2HI वो भी गैसीय अवस्था में है। तो साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है किस पर? पूर्ण दाब पर, उत्प्रेरक पर, ताप की मात्रा पर, या तापक्रम पर। तो ये हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया जो दिखाई दे रही है, ये जो हमारे पास एक अभिक्रिया दिखाई दे रही है, इसमें जो साम्य स्थिरांक है ना जो Kp वो किस पर निर्भर करता है? तो याद रखेंगे तापक्रम पर निर्भर करता है। किस पर? तापक्रम पर निर्भर करता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है एथिल एसीटेट का जल अपघटन द्वारा है। ठीक है ना, मतलब जल अपघटन का उदाहरण यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का हमसे क्या पूछा गया है? जल अपघटन का उदाहरण। तो किसका होता है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का। तो याद रखेंगे एथिल एसीटेट का जो जल अपघटन का उदाहरण होता है वो याद रखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे सर, कैसे होता है? तो वो अभी हम आपको आगे समझा देंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि CH3COO(C2H5) प्लस H2O इक्वल टू CH3COOH प्लस C2H5 की कोटि है। तो ये कौन सी कोटि है? तो ये याद रखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, अब कैसे है जी, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे अगर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कैसे, यदि इस अभिक्रिया का ये क्या है देखिए। अच्छा, एक और बात हम बता दें आपको, एक मिनट, COO C2H5 CH3COO और यहाँ से H निकल गया तो यहाँ पे आ गया, फिर से यहाँ पे होगा C2H5OH। ठीक, यहाँ पे अगर मैं पीछे ले जाता हूँ, यहाँ पे पहले इसको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन का उदाहरण है। तो हमने कह तो दिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया, पर कैसे जी? तो यहाँ पे समझेंगे एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट को अगर हम लिखें तो CH3COO और C2H5, यह हमारे पास एथिल एसीटेट हो गया। देखिए एथिल एसीटेट हो गया। अब एथिल एसीटेट को हम क्या करते हैं? जल अपघटन कराते हैं, मतलब जल से क्रिया कराएंगे। तो जब हम जल से क्रिया कराएंगे ना तो या तो जल को H2O लिख दें, या इसी को हम चाहें ना तो HOH भी लिख सकते हैं। 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन।
तो इसी तरीके से मैं आपको अभिक्रिया आसानी से समझ में आ जाए इसलिए जल को हम कैसे लिख दे रहे हैं, HOH लिख दे रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, HOH, अभी भी H2O ही है। तो जब हम इससे क्रिया कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो होता यहाँ पे ये है ना दोस्त, होता यहाँ पे ये है, ये इतना यहाँ से ये निकलता है, ठीक है ना, और यहाँ से ये एक हाइड्रोजन इसमें जाकर ऐड हो जाता है, यहाँ पर आकर ऐड हो जाता है इसमें, तो यहाँ पे क्या बनता है, CH3 COO, और फिर से यहाँ पे COO और ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है, CH3 COO और H जुड़ जाता है, तो यहाँ पे ये सबसे पहले बनता है एसिटिक अम्ल बनता है, और यहाँ पे देखेंगे फिर से, तो अब बचा यहाँ पे क्या, C2H5OH बचा, तो ये C2H5 और OH, तो ये बन गया, तो ये एथिल एल्कोहल बन गया। तो एथिल मतलब ये क्या हमारा बन गया, एसिटिक अम्ल भी बना, और उसके साथ साथ यहाँ पे, ठीक है ना, उसके सबसे पहले एथिल एल्कोहल भी बन गया। तो यहाँ पे अगर ये हम इस अभिक्रिया का जो हम क्या निकालें, अभिक्रिया का अगर हम वेग निकालें ना, अभिक्रिया का वेग, तो यहाँ पे जो अभिकारक ये हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, जल अपघटन का नहीं लेंगे जी, ठीक है ना, तो अभिकारक यही ना हमारे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे K लिख देंगे, अभिकारक जो हमारे दिखाई दे रहे हैं तो CH3, तो अभिकारक CH3 COO और C2H5 ये हमारे अभिकारक है। तो अभिकारकों के घातों के प्रथम घात पर निर्भर ये करता है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है अभिक्रिया का वेग R = K और CH3 COO C2H5 ये अभिकारक है और इसके सांद्रता के घात 1 पर निर्भर करता है, इसलिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी ये जो अभिक्रिया है ना, ये अभिक्रिया, यही बात यहाँ पर भी कहा जा रहा है, यहाँ पे एथिल एसीटेट का जल अपघटन जब होता है तो ये जो प्रोडक्ट बनता है ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, तो ये आप ही ने हमने बताया जी कि इसका जो वेग होता है वो अभिकारक, अभिकारकों की सांद्रता के, अभिकारकों की सांद्रता के, अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के क्या होता है, निर्भर करता है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला आता है H2 + Cl = HCl, इस प्रक्रिया की कोटि है, मतलब यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि जो H2 है, ठीक है ना, Cl है = HCl, ये किस प्रकार की क्या है, कोटि है, शून्य कोटि है, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे सभी गैसीय अवस्था में है ना, इससे आपको ये हमेशा याद रखेंगे, गैसीय अवस्था में है इसका मतलब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अगला हमारा आता है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसका कार्य करते हैं जी, कोई भी अभिक्रिया है तो उसमें उत्प्रेरक क्या करते हैं, जो अभिक्रिया का वेग है ना, या तो उसको बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे, ठीक है। तो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है, अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देते हैं, ये भी सही बात है। तो ये भी दोनों यहाँ पे अभिक्रिया के वेग को बढ़ा और घटाते हैं, तो बढ़ाते या घटाते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बढ़ाते या घटाते हैं, क्योंकि केवल कम ही नहीं करते हैं बल्कि बढ़ाते भी तो हैं, तो यहाँ पे दोनों इसमें दे दिया गया है कि बढ़ाते और घटाते हैं, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है। तो किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की जो दर है ना, वो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है, सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला हमारा आता है हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। तो हैबर विधि जो याद रखेंगे, जो हैबर विधि द्वारा अमोनिया का हम निर्माण करते हैं, NH4 अमोनिया का हम निर्माण करते हैं, तो उस अमोनिया के निर्माण में जब हम उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं वो Fe लोहे का प्रयोग करते हैं ना, फेरस, तो लोहे के मिहिम पाउडर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या है। अर्ध आयु किस पर निर्भर करता है, वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है, या इनमें से सभी पर। तो याद रखेंगे कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया का अर्ध आयु काल है ना, वो प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है,
प्रारंभिक जो सांद्रता है या सांद्रण है उस पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो किस पर निर्भर करता है, ताप पर, मात्रा पर, भार पर या समय पर। तो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है ना वो याद रखेंगे ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है। और किस पर, ताप पर भी निर्भर करता है, दाब पर भी निर्भर करता है। ठीक है ना, दाब पर भी निर्भर करता है, ये आप याद रखेंगे। किस पर निर्भर नहीं करता, तो सांद्रता पर। अभिकारकों की जो सांद्रता है ना, सांद्रता इस पर निर्भर नहीं करता है, मात्रा पर निर्भर, भार पर निर्भर और समय पर निर्भर नहीं करता है, ये आप याद रखेंगे। अगला आता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया 2a+b को C के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पे -12 dA/dt है, यहाँ पे -dB/dt है, यहाँ पे dC/dt है, इनमें से सभी हैं। तो यहाँ पे 2a+b C का जो दर है ना वो कह रहा है किस पर निरूपित करते हैं। तो भैया इस पर तो निरूपित करते ही हैं, इस पर भी करते हैं, इस पर भी करते हैं, इनमें से सभी पर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है कि किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण dx/dt की जगह पर r भी दे सकता है। तो dx/dt यहाँ पे k h के पावर हाफ है, अब b के पावर भी हाफ है। तो ये अभिक्रिया की कोटि है, 2 है या हाफ है या 3/2 है या 1 है। तो भैया अभिकारकों का जो घात है इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 से अभिक्रिया का अगर कोटि पता करना है तो 2 एकम में 2, तो 1 एकम में 1, 1 एकम में 1, मतलब 2/2 = 1। तो ये प्रथम घात पर जी, प्रथम कोटि, ये प्रथम कोटि पर निर्भर करेगा। ठीक है ना, प्रथम कोटि के। अगला आता है, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्न में से किसके बीच होता है। तो याद रखें अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान किसके बीच होता है। तो ये हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया है आपको, लगभग चौथा या पांचवा क्वेश्चन हमने यही बताया था कि 2 और 3 के बीच होते हैं। तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच होंगे। अगला हमारा आता है, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि एथिल एसीटेट का जो जल अपघटन है या किस कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि, शून्य कोटि, तृतीय कोटि या द्वितीय कोटि। ठीक है ना, ये आपको किस कोटि की अभिक्रिया है जी, ये मैं कंफर्म आपको बता दूं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है ना, ये मुझे नहीं याद था। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन, ठीक है ना। अच्छा, एथिल एसीटेट कह रहे हैं ना, हाँ। देखिए ये थोड़ा सा दिमाग हमने अभी पीछे लगाया होता तो ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा गर्मी इतना ज़्यादा है ना, हालत ख़राब हो गया है। ठीक है, आपको लग रहा होगा एक क्लासेस लिया जा रहा है। देखिए अभी हमने कराया था कि जो एथिल एसीटेट अभी हमने लिया था CH3COO C2H5, इसका जब जल अपघटन हमने कराया था तो हमने जब जल अपघटन कराया था तो यहाँ पे क्या बचे थे, बने थे ना CH3 और COO और फिर से H बना था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ बना था C2H5 और OH, मतलब एथिल एल्कोहल भी बना था। तो यहाँ पे कह रहे एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है। तो हमने बताया था ना कि ये जो अभिकारक आपको दिखाई दे रहा है, अभिक्रिया का जो वेग, ये इसके प्रथम घात पर निर्भर होते हैं CH3CO C2H5, इसके प्रथम घात पर निर्भर करते हैं। तो मतलब ये प्रथम कोटि की सॉरी, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तो कह दिया ना हमसे, हाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड कह दिया ना, किस कोटि पर निर्भर करता है, तब तो द्वितीय कोटि होगा ना, द्वितीय कोटि आपका हो जाएगा।
यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तो कह दिया कि तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हमसे पूछा जा रहा है, तो आपका द्वितीय कोटि होगा। ऐसे अगर नहीं कहा होता तब जाकर आपका क्या होता है, प्रथम कोटि होता। बट यहाँ पे एक चीज ऐड कर दिया, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। अगर यहाँ से, केवल यहाँ से अगर पूछा होता है कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है, तो आप कहते प्रथम कोटि की। बट यहाँ पे तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हमसे पूछ दिया ना, तो ये हमारी द्वितीय कोटि हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमाकर पूछेंगे दोस्त, और ये अगर थोड़ा सा आपको डीप में नॉलेज नहीं होगा ना, तो मैं दिल से कह रहा हूँ, अगर पूरी तरीके से डीप में नॉलेज नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको भी डाउट होंगे, बहुत सारे। जैसे कि मुझे ये इस क्वेश्चन में डाउट हो गया, ठीक है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल आपने देखा। तो क्या है, अभी मेरे पास जितनी भी नॉलेज है बट उस पर भी मुझे डाउट हो रहा है ना, तो बताइए मुझे अगर डाउट हो रहा है तो हो सकता है कि आपको भी डाउट हो, जरूरी तो नहीं कि आपको डाउट हो, बट हो भी सकता है। तो अगर आपको डाउट हो रहा है तो परेशान नहीं होइए, जितना नॉलेज है ना उसी नॉलेज के साथ आप पढ़ाई कीजिए और एक्स्ट्रा पढ़ाई कीजिए, सब आएंगे दोस्त, ठीक है ना, सब आपको भी याद होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंतिम हमारा क्वेश्चन आता है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है अभिकारकों की सांद्रण पर, उत्पादों की सांद्रण पर, समय पर या तापक्रम पर। तो याद रखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कह दिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निर्भर करता है, तो याद रखेंगे तापक्रम पर निर्भर करता है। किस पर? तापक्रम पर। तो यह ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज के इस वीडियो में, हमने लगभग 32 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में कराए हैं। मैं कहूँगा केवल इतना आप तैयार कर लेंगे ना, बहुत है, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं करा दूंगा, ठीक है, ज़्यादा मैं ऑब्जेक्टिव नहीं बताता, क्योंकि ज़्यादा बताने से क्या फ़ायदा दोस्त, जो आ रहे हैं उतना ही आप पढ़ें ना, उतना ही तो पहले आप याद कर लें, बहुत है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, मैं कहूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, तो वहाँ से जाकर अच्छे तरीके से क्लिक करके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए। जैसे ये चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, इससे पहले 3 चैप्टर का नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव के नाम से लिंक मिलेगा, क्लिक करके पढ़ सकते हैं। फिर सब्जेक्टिव भी पढ़ाई कीजिए, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का। तो इस तरीके से पढ़ाई करना है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी बोर्ड एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी हो पाए। और इंस्टा का भी लिंक है, तो वहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।